लीजिए सुनिए आचार्य चतुर्सेन शास्त्री के लिखे उपन्यास सोमनाथ के 31वें भाग षड्यंत्र को मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में। एक पहर रात जा चुकी थी। अनहिल्य पट्टन के सब नगर द्वार बंद हो चुके थे। दिन भर कामकाज में व्यस्त नगर के पौरजन एवं राजपुरुष सब निद्रा देवी की आराधना में लगे थे। आकाश स्वच्छ था, उसमें उज्ज्वल तारे बहुत भले प्रतीत हो रहे थे। द्वितीया का क्षीण चंद्र नूतन वधू की दुर्लभ कांति प्रतिभासित कर रहा था। इसी समय सरस्वती नदी के निर्जन तट पर एक पुरुष तत्परता से टहल रहा था। नदी तट पर अनगिनत छोटे बड़े नए पुराने मंदिरों की पंक्ति बनी हुई थी। वो पुरुष उन मंदिरों की परछाई में अपने को छिपाता हुआ वहां टहल रहा था। इस पुरुष का कद ठिगना, शरीर कृश और चेहरा साधारण था। वस्त्र भी उसने साधारण ही पहने हुए थे, परंतु एक उम्दा तलवार अवश्य उसकी कमर में लटक रही थी। वो पुरुष अवश्य किसी व्यक्ति के आने की प्रतीक्षा में था। थोड़ी सी आहट होने पर ये चौकन्ना होकर चारों ओर देखने लगता था। थोड़ी देर बाद घोड़ों की टाप के शब्द सुनाई दिए और कुछ ही देर में दो मनुष्य मूर्ति घोड़ों पर सवार आती हुई उसने देखी। उस पुरुष के सामने ही कुछ फासले पर एक गहन वट वृक्ष था। उस वृक्ष के नीचे आकर उन्होंने अश्व रोके। दोनों घोड़ों से उतर पड़े। घोड़े वृक्ष से अपनी लंबी बागडोर से अटका दिए और दोनों पुरुष उन मंदिरों की ओट आगे बढ़े। पूर्वोक्त पुरुष ने एक दीवार की आड़ में अपने को छिपा लिया था। दोनों छाया मूर्तियां उसके निकट होकर चली गईं। दोनों ही काले आवरण से शरीर को छिपाए थे। इस पुरुष ने निशब्द उसका अनुगमन किया। दोनों ही छाया मूर्तियां मंदिरों और खंडहरों को पार करती हुई नदी के किनारे किनारे आगे बढ़ती चली गईं। वो पुरुष भी अत्यंत सावधानी से उनके पीछे पीछे चलता गया। मंदिरों की पंक्ति समाप्त हो गई। नदी के ऊबड़ खाबड़ कगार पर चलती हुई दोनों मूर्तियां बढ़ती ही गईं। अंत में वे एक जीर्ण शिवालय के सामने जाकर रुकीं। शिवालय उजाड़ था। वहां दिन में भी कोई पुरुष नहीं जाता था। इस समय रात्रि की नीरवता में वो स्थान बहुत भयानक प्रतीत हो रहा था। दोनों में से जो मूर्ति आगे थी, उसने तलवार म्यान से बाहर करके इधर उधर चारों ओर देखा। वो अपने साथी को संकेत करके मुख्य द्वार छोड़ मंदिर के पिछवाड़े की ओर चला। इस पुरुष ने भी तलवार म्यान से बाहर निकाल ली और अत्यंत सावधानी से पद शब्द बचाता हुआ पीछे पीछे चलने लगा। मंदिर बहुत बड़ा था तथा उसके पिछले भाग में बहुत से टूटे फूटे घर थे। उन सबको पार करते हुए तीनों व्यक्ति अंततः एक अपेक्षाकृत अच्छे घर के द्वार पर पहुंच गए। आगे वाले व्यक्ति ने फिर कुछ संकेत किया। थोड़ी देर में एक पुरुष दीपक लेकर भीतर से आया। उसके दूसरे हाथ में नंगी तलवार थी। आगंतुकों का संकेत समझ संतुष्ट हो उसने दोनों को भीतर कर लिया। पीछे वाले पुरुष ने देखा, वो नांदोल का प्रसिद्ध जैन यति जिनदत्त सूरी है। जैन यति को वहां देख उस पुरुष को आश्चर्य हुआ, परंतु भीतर जाकर उन दोनों आगंतुकों ने जब अपना आवरण उतारा तो उन्हें पहचान कर ये पुरुष आश्चर्य से विमूढ़ ही हो गया। आगे तलवार हाथ में लिए जो पुरुष था वो बालचंद्र खवास था और दूसरा उसका साथी स्वयं महारानी दुर्लभ देवी थी। द्वार बंद हो जाने से वो और कुछ न देख सका, परंतु ये जान लेने में तनिक भी संदेह नहीं रहा कि ये कोई भारी षड्यंत्र है जिसमें नांदोल का राज्य भी सम्मिलित है। उसने उस खंडहर के चारों ओर चक्कर लगाया और फिर वो एक स्थान पर भग्न दीवार पर चढ़ गया। कई छतों को पार करके वो उस छत के किनारों पर आ पहुंचा जहां ये लोग बैठे थे। कुल 6 व्यक्ति थे। दीपक जल रहा था। 3 का परिचय तो मिल गया। चौथा था गुजरात का महामंत्री वीकण शाह। 5वां कुमार दुर्लभ देव का संबंधी एक सरदार था और छठी थी परम माहेश्वर परम परमेश्वर गुर्जराधिपति श्री चामुंडराय देव की सुंदरी मुंह लगी तांबुल वाहिनी चंपकबाला। गूढ़ पुरुष दीवार से चिपक कर छत पर लेट गया और एकाग्र होकर उनकी बातें सुनने लगा। एक धीमा स्वर सुनाई दिया। जैन यति जिनदत्त बोल रहा था। वो कह रहा था, महारानी बा, आप जानती हैं मैं आप ही के राजकुल का पुरुष हूं। मैंने जैन धर्म स्वीकार किया है। नांदोल के 700 कोट्याधिप सेठिया जैन धर्म में आस्था रखते हैं, जिनके परिजन 3 लाख हैं। मेरे जैन धर्म स्वीकार करने तथा राजकुल में जैन धर्म की प्रतिष्ठा होने से नांदोल के महाराज अनहिल्य राज की सत्ता बहुत बढ़ गई है। नांदोल के महाराज आपके भतीजे हैं। उनका तेज प्रताप बहुत है। वे एक प्रतापी राजसत्ता की स्थापना कर रहे हैं। मालवा उनसे शंकित रहता है। सपाद लक्ष्य के महाराज
धर्मगजदेव उन्हें बहुत मानते हैं। पाटन, कच्छ, भरूच, सौराष्ट्र और खंभात के सब श्रावक, सेठ, नगर सेठ हमारे पक्ष में हैं। आपकी कृपा हो तो पंचनद पर्यंत उत्तर में और अंगदेश पर्यंत पूर्व में एक अजय राज्य स्थापित होकर भारत में जैन धर्म का उदय हो जाए। धर्मतंत्र और राजतंत्र दोनों ही एक होकर चलें तो इससे उत्तम क्या है। यति को सहारा देते हुए सरदार ने कहा, महारानी माता, फिर एक बात भी तो है, पृथ्वी तो सब चौहानों की है। मुल्तान में अजयपाल और लोहकोट में भीमपाल है। मरुभूमि के राजा घोगा बापा है और सपाद लक्ष्य में धर्मगजदेव हैं। नांदोल में आपके अनहिल्य राजा हैं ही। अब रह गया अर्बुदराज परमार और चौलुक्यों का पाटन, सो अर्बुदराज के युवराज कृष्णदेव इस समय नांदोल में हैं। वे हमारे युवराज बाला प्रसाद के घनिष्ठ मित्र हैं। दोनों को घुड़सवारी का बेहद शौक है। दोनों एक प्राण दो शरीर हैं। अर्बुदपति धुंधुकराज भी इस समय मेदपाट में मालवराज के सानिध्य में हैं। सो नांदोल के मार्ग में अर्बुदरेश्वर की कोई बाधा नहीं है। आप यदि ये वचन दें कि गद्दी पर बैठने के बाद महाराज दुर्लभदेव ये घोषणा करें कि वे नांदोल के युवराज बाला प्रसाद को गोद लेकर पाटन का उत्तराधिकारी नियुक्त करते हैं, तो फिर सब काम ठीक है। देखते ही देखते नांदोल राज महाराज दुर्लभदेव को पाटन की गद्दी पर बिठा देंगे। ये पाटन के महामंत्री बीकण शाह हमारे साथ हैं ही। सारा राजकोष तुरंत महाराज दुर्लभदेव के हाथ में आ जाएगा। ये कहकर चौहान सरदार ने भेद भरी दृष्टि से वीकण शाह की ओर देखा। वीकण शाह दुबला पतला, चालाक और सावधान बनिया था। उसने इधर उधर देखते हुए कहा, राजकोष राजा का और मैं राजा का चाकर। पाटन की गद्दी पर जो राजा बनकर बैठेगा उसी की सेवा में वीकण शाह और समस्त राजकोष उपस्थित है। तो अब दो प्रश्न रह गए, एक महाराज अधिराज का, दूसरा युवराज वल्लभदेव का। भीम सिंह बाणबल युवराज के साथ हैं। वे गजनी के सुल्तान का सामना करने के बहाने सिद्ध स्थल में बैठे सैन्य संग्रह कर रहे हैं। भीमदेव बड़ा योद्धा है और युवराज वल्लभदेव भी साधारण पुरुष नहीं है। जिनेश्वर दत्त ने खूब सावधानी से कहा, परंतु उनके पास धन कहाँ है भाई? वे सेना संग्रह करेंगे कहाँ से? शस्त्र खरीदेंगे कहाँ से? सेना को वेतन देंगे कहाँ से? वीकण शाह ने कुटिलता से मुस्कुराकर कहा, क्यों? जो ही दुर्लभदेव राजा होंगे वे तुरंत खुला विद्रोह करके लूटपाट प्रारंभ कर देंगे। फिर प्रजा उन्हें मानती है, वो उन्हें धन से मदद देगी। चौहान ने कहा, ऐसा नहीं हो सकता। प्रथम, पाटन के लोग सब जैन श्रावक, सेठ, साहूकार हमारे साथ हैं। वे भीमदेव की कोई सहायता नहीं करेंगे। दूसरे, भीमदेव प्रजा पर लूटपाट करेंगे तो प्रजा उनके पक्ष में न रहेगी। फिर वो प्रजा में लूटपाट करेंगे ही नहीं। यति जिनदत्त ने कहा, परंतु ये न भूलिए कि उनके साथ विमलदेव शाह है। वो राज्य का तो कोषाध्यक्ष है, पर है वास्तव में वो वल्लभदेव का मंत्री। वो एक ऐसा छोकरा है कि न राजा की आन मानता है न राजमंत्री की। उसे हाथ में बिना किए छुटकारा नहीं। वीकण शाह ने मुस्कुराते हुए कहा, उसे मेरे सुपुर्द कीजिए। मैं उसे जानता हूं। वो मुस्तद्दा नहीं है, रणयोद्धा है। उसे अपने धनुष बाण का बड़ा अभिमान है और अच्छे अच्छे महालय बनवाने का शौक है। वो जैन धर्मानुयायी है। वो हमसे बाहर नहीं जा सकता। जैन यति ने कहा। चौहान सरदार ने कहा, तो सबसे पहला काम यह है कि वल्लभदेव और भीमदेव को ही बंदी किया जाए। परंतु ये काम युद्ध करके या बल से नहीं, छल से ही होना चाहिए। वीकण शाह ने कहा, छल से कैसे? आज इस समय दोनों पाटन में उपस्थित हैं। संग में सेना भी नहीं है। महाराज उन्हें बंदी करने की आज्ञा दे चुके हैं। मैं दंडपाल को आदेश देता हूं कि उन्हें नगर द्वार पर बंदी कर लिया जाए। ये उत्तम है, परंतु इससे राजधानी में विद्रोह हो गया तो? राजमाता ने कहा, कैसे होगा? कानो कान ये बात कोई जान भी न पाएगा। दोनों ही छद्म वेश में आए हैं। कौन जानता है कि कौन बंदी हुआ? राजद्वार के 100 झमेले होते हैं। तो वीकण, तुम ये भार लेते हो? क्यों नहीं, परंतु महामंत्री की मुद्रा तो मुझे ही मिलेगी ना, इसमें क्या संदेह है। अब महाराज, उनसे महारानी बा आप ही निपटिए। ये अंतःपुर का मामला है। क्या उन्हें बंदी कर लिया जाए? रानी ने धीरे से कहा, ये तो अस्वाभाविक है महारानी माता। महाराज को अंतःपुर में बंदी करने का कुछ अर्थ ही नहीं। प्रजा में तुरंत विद्रोह उठ खड़ा होगा। महाराज के बंदी करने का कोई कारण हम बता ही न सकेंगे। तब दुर्लभ प्रकट में सेना लेकर महाराज को बंदी कर ले।
ये भी खतरनाक योजना है। सेनापति बालूका राय हमारे हाथ में नहीं है। वो खून की नदी बहा देगा। हमारी सारी योजना छिन्न भिन्न हो जाएगी। वीकण शाह ने कहा। तब रानी ने कहा, ये काम तो बालचंद ही पार कर सकता है, दूसरे की सामर्थ्य नहीं। वीकण शाह ने मुस्कुराकर कुटिल हाथ से हंसते हुए कहा। बालचंद खवास ने हाथ मलते हुए कहा, महारानी कहें तो मैं इनका आज्ञाकारी सेवक हूं। महारानी दुर्लभ देवी कांप गईं। उन्होंने बात का मर्म समझकर कहा, क्या कोई दूसरा उपाय नहीं है? नहीं महारानी, ये राजतंत्र है, इसमें जीवन का कुछ भी मूल्य नहीं। वीकण शाह ने होठ टेढ़े कर कहा, आप ये अवसर चूकी तो चूकी। महाराज तो भोर के दीपक हैं, आज गए तो कल गए तो, और फिर वल्लभदेव और भीमदेव हैं। आपको और महाराज दुर्लभदेव को तो फिर दास्ता ही भोगनी है। ये तो कभी नहीं हो सकेगा बीकण। तो महारानी बात साहस कीजिए, जो काम आपका है उसे भुगताइए। तो मैं अपना काम करूंगी। बालचंद तू क्या कहता है? उन्होंने भेद भरी नजर से खवास की ओर देखा। महारानी बा, मेरे पास सब कुछ है, ये देखिए। उसने वस्त्र से एक छोटी सी पोटली निकालकर दिखा दी। मुझे केवल मेरा पारिश्रमिक मिलना चाहिए और चंपकबाला का सहयोग। खवास ने लुब्ध दृष्टि से चंपकबाला की ओर देखा। रानी ने उसी समय अपना कंगन उतार कर उस पर फेंक दिया। कहा, 50,000 दम्म का है, परंतु काम प्रभात ही में होना चाहिए, विलंब का काम नहीं। रानी ने कहा, विलंब क्यों? खवास ने त्रिषित नेत्रों से कंगन को देखा और हर्षित हो वस्त्रों में छिपा लिया। फिर चंपकबाला की ओर अभिप्रायपूर्ण दृष्टि से देखा। रानी ने कंठ से मोतियों की माला निकालकर चंपकबाला को देकर कहा, तू डरती तो नहीं? चंपकबाला ने कहा, सब हो जाएगा रानी बा। जयनियति ने पूछा, बालचंद तेरा काम कब तक पूरा हो जाएगा? दोपहर तक, भोजन काल में। और चौहान महाराज दुर्लभदेव कब तक पाटन पहुंच जाएंगे? यदि इसी समय मैं चल दूं तो कल तीसरे पहर तक। ठीक है, राज्य मंत्री भीमदेव और वल्लभ, उन्हें मैं सूर्योदय से प्रथम ही बंदी कर लूंगा। यति ने कुछ सोचकर कहा, अच्छी बात है। और राजकोष? इसके लिए विमल शाह को वश में करना होगा। मैं भोर ही विमल शाह के पास जाऊंगा। जयनियति ने कहा, सब ठीक हो गया। अब महारानी बा, ये लेख है, इसमें लिखा है, महाराज दुर्लभ निसंतान हैं। वे अपने भतीजे नांदोल के अनहिल राज्य के राजकुमार बाला प्रसाद को गोद लेते हैं और उन्हें पाटन का उत्तराधिकारी नियुक्त करते हैं। लीजिए, इस पर सही कीजिए और अपनी मुद्रा मुझे दीजिए कि मैं अभी नांदोल को प्रस्थान करूं। रानी ने कांपते हाथों से सही कर दी और राजमुद्रा भी उसे दे दी। इसके बाद सभा भंग हुई और सावधानी से सब कोई बाहर आए। अभी आप सुन रहे थे आचार्य चतुर्सेन शास्त्री के लिखे उपन्यास सोमनाथ के 31वें भाग षड्यंत्र को मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में। लीजिए सुनिए आचार्य चतुर्सेन शास्त्री के लिखे उपन्यास सोमनाथ के 32वें भाग दामू मेहता को मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में। सब लोगों के वहां से चले आने के बाद वो प्रच्छन्न पुरुष भी अपने स्थान से उठा। उसने सावधानी से अपने चारों ओर देखा तथा मुट्ठी में दृढ़ता से तलवार थामकर निशब्द चरण रखता हुआ जिधर सब गए थे उसकी विपरीत दिशा को चला। भग्न मंदिर से कुछ दूर हटकर एक विशाल शालमली वृक्ष था। उसकी सघन छाया काफी दूर तक फैली थी, परंतु उसके चारों ओर थोड़ी दूर तक खुला मैदान था। उसी वृक्ष की छाया में पहुंचकर उसने चारों ओर देखा, फिर ताली बजाई। एक पुरुष तुरंत वृक्ष की खोखल से निकलकर उसके निकट आ उपस्थित हुआ। उसे देखते ही उस पुरुष ने कहा, आनंद, तू इसी समय सेनापति बालूका राय के आवास में जा और उनसे कह कि सशस्त्र सवारों का एक दस्ता तुरंत राजमार्ग पर भेज दें। वहां एक जैन यति नांदोल को जा रहा है, उसे निश्चय रूप से बंदी कर अधीन कर लें। दूसरा एक दस्ता सिद्धस्थल के राजमार्ग पर भेजा जाए। वहां एक सामंत घुड़सवार सिद्धस्थल जा रहा है, उसे भी बंदी करके अधिकार में कर लें तथा नगर के सब द्वारों पर प्रहरियों की संख्या बढ़ा दें और बिना संकेत कोई जन नगर से भीतर या भीतर से बाहर न आने जाने पाए। संकेत शब्द होगा जय समुद्र। आनंद प्रणाम करके जाने लगा, परंतु पूर्व पुरुष ने कहा, ठहर, सेनापति को 200 सैनिकों सहित धवल गृह के दक्षिण बिल्कुल नगर द्वार के निकट स्वयं मेरी प्रतीक्षा करनी चाहिए। आनंद फिर प्रणाम करके जाने लगा, परंतु उस पुरुष ने रोककर कहा, मेरा घोड़ा? वहीं है,
ठीक है, तू जा। आनंद चला गया। वो पुरुष वहां से सरस्वती नदी के किनारे किनारे चलने लगा। एक टूटे मंदिर के निकट पहुंचकर उसने फिर ताली बजाई। एक पुरुष घोड़ा लेकर आ उपस्थित हुआ। पूर्व पुरुष ने कहा, देवसेन, क्या तू खवास बालचंद्र को पहचानता है? अच्छी तरह महाराज। और महाराज की तंबूल वाहिनी चंपकबाला को भी? उसे भी महाराज। तो तू जैसे भी संभव हो उन दोनों को सूर्योदय से प्रथम ही अपने अधीन कर और मेरी दूसरी आज्ञा की प्रतीक्षा कर। वे किसी कारणवश इस रंग महल से बाहर हैं और सामने कुछ पुरुष जा रहे हैं, उनमें वे दोनों भी हैं। जैसे संभव हो तू उन्हें मार्ग ही में धर, नगर द्वार पर वे पहुंचने न पाए और इस मामले में शोर भी न मचने पाए। जो आज्ञा, कहकर वो तत्क्षण अंतर्धान हो गया। इस गूढ़ पुरुष का नाम दामोदर था, पर पाटन में ये दामू मेहता के नाम से विख्यात था। ये पाटन राज्य का संधि विग्रहिक और कूटमंत्री था। कहने की आवश्यकता नहीं कि राज दरबार में ये उपेक्षित था। परम माहेश्वर गुर्जराधिपति श्री चामुंडराय देव को कभी इस विलक्षण मंत्री की आवश्यकता पड़ती ही न थी। ये पुरुष भी अपने कार्य के लिए कभी राजा की अपेक्षा नहीं करता था, परंतु देखा जाए तो ये देखने में साधारण पुरुष अकेला ही पाटन के राजतंत्र का समर्थ प्रवर्तक था। चर के चले जाने पर वो बड़ी देर तक चुपचाप कुछ सोचता रहा। अनेक उत्तेजित कर देने वाले विचार उसे विचलित कर रहे थे। वो सोच रहा था, आज ही क्या पाटन में प्रलय होगा, परंतु दामू मेहता के रहते यह असंभव है। एक दृढ़ निश्चय की भावना से उसके ओष्ठ संपुटित हो गए। उसने तलवार म्यान में की और घोड़े पर सवार हो तेजी से एक ओर को चल दिया। अभी आप सुन रहे थे आचार्य चतुर्सेन शास्त्री के लिखे उपन्यास सोमनाथ के 32वें भाग दामू मेहता को मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में। लीजिए सुनिए आचार्य चतुर्सेन शास्त्री के लिखे उपन्यास सोमनाथ के 33वें भाग कूटमंत्र को मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में। उसी रात में उसी नगर में एक दूसरा ही कार्य हो रहा था। अनहिल्य पाटन के एक एकांत भाग में एक बहुत पुरानी भग्न अट्टालिका थी। अट्टालिका बिल्कुल सूनी और बेमरम्मत थी। ये नहीं कहा जा सकता था कि इसमें किसी मनुष्य का निवास है। अट्टालिका का मुख्य द्वार सदैव बंद रहता था। उसके आसपास घास फूस उगाई थी और स्पष्ट था कि मुद्दत से ये द्वार खुला ही नहीं था, परंतु वास्तव में बात ऐसी न थी। इस समय इस अट्टालिका में 4 व्यक्ति उपस्थित थे। जिस कक्ष में ये लोग बैठे थे वो एक प्रकार से सुसज्जित था। दीपक का प्रकाश उस कक्ष में फैल रहा था। कक्ष के बाहर एक सशस्त्र योद्धा सावधानी से पहरा दे रहा था। चारों मनुष्य धीरे धीरे बातचीत कर रहे थे, परंतु उनकी चेष्टा से ये प्रकट था कि वे किसी व्यक्ति के आने की प्रतीक्षा कर रहे हैं। अर्धरात्रि व्यतीत हो गई थी, परंतु ये चारों व्यक्ति मनोयोग से अपनी बातचीत में संलग्न थे। इनमें एक तरुण व्यक्ति श्याम वर्ण तेजस्वी नीलकांत मणि की आभा धारण किए था। उसकी बड़ी बड़ी काली चमकदार आंखें उसकी बुद्धिमत्ता और साहस को प्रकट करती थीं। उस पुरुष का अंग गठित, नाक नुकीली और कंठस्वर गंभीर घोषयुक्त था। उस वीर पुरुष को पाठक इस उपन्यास के आरंभ ही में देख चुके हैं। ये गुर्जर का प्रसिद्ध बाणबली युवराज भीमदेव चालुक्य था। अभी इसकी आयु केवल 26 वर्ष की थी, परंतु अपने गांभीर्य, तेज और वैशिष्ट से वो हजारों मनुष्यों के शीर्ष स्थान पर सुशोभित होता था। दूसरा एक प्रौढ़ावस्था का गौरवर्ण दीर्घाकार और तेजस्वी राजसी व्यक्ति था। इसकी बड़ी बड़ी राजसी आंखों में लाल डोरे इसकी ऐश्वर्य भावना, प्रताप और विलास की सामर्थ्य को प्रकट कर रहे थे। ये एक दृढ़ निश्चयी, वचन प्रतिपालक, स्थिर बुद्धि और वीर पुरुष था। ये गुर्जरेश्वर चामुंडराय का ज्येष्ठ पुत्र वल्लभदेव था। तीसरा पुरुष एक तेजस्वी तरुण था। इस पुरुष की आकृति में सौंदर्य, शौर्य, दृढ़ता और भावुकता का अद्भुत सम्मिश्रण था। ये सादा श्वेत वस्त्र पहने, एक तलवार सामने रखे चुपचाप वार्तालाप में योग दे रहा था। यही पुरुष आबू के प्रसिद्ध मंदिर का निर्माता गुर्जर मंत्री विमल देव था। चौथा पुरुष एक कृशतनु ब्राह्मण था। उसकी मुखाकृति विशेष आकर्षक न थी, परंतु उसकी प्रत्येक बात से विचारशीलता टपकती थी। वो बहुत धीरे धीरे नपीतुली बात कहता था। ये अधेड़ अवस्था का पुरुष गुजरात का चाणक्य कहलाता था। इसका नाम चंड शर्मा था और ये गुर्जर राज्य का महासंधि वैग्राहिक था। भीमदेव बाणबली ने कहा, काका, महाराज की जो दशा है
उससे तो अब कुछ आशा नहीं है। अब गुजरात की मान रक्षा के लिए आप ही को कुछ करना होगा। इस समय तो हम भीतरी और बाहरी शत्रुओं से घिरे हुए हैं। अब यदि हम महाराज पर ही निर्भर रहे तो बस हो चुका। कुमार, तुम्हें ये नहीं मालूम कि आज ही महाराज ने तुम्हें और युवराज को बंदी करने की आज्ञा दी है? वल्लभदेव ने कहा। किस अपराध पर? अपराध की क्या बात है युवराज? जैसे जिसने महाराज के कान भर दिए, महाराज को वही सूझ गया। अब तो वे ये विश्वास किए बैठे हैं कि आप और कुमार मिलकर महाराज को राजच्युत करने की साठगांठ कर रहे हैं, बस इसी अपराध पर। तो कर नहीं तो डर नहीं, इन बातों से हम भय क्यों करें? परंतु युवराज, अविवेक के सम्मुख विवेक नहीं चलता। जहां अविवेक है वहां विवेक सावधान रहता है। आपका कार्य यही है कि भविष्य को विचारें और समझें कि गुजरात के महाराज चामुंड राय नहीं, आप हैं। परंतु अभी तो भीतरी बाहरी शत्रुओं की बात है ना। सबसे पहले गजनी का महमूद, वो आ रहा है। घोगा वापस आकर रच चुके, उन्हें पदाक्रांत कर अब वो सपाद लक्ष्य पहुंचना चाहता है। महाराज धर्म गजदेव उसके सम्मुख होने को तैयार बैठे हैं। परंतु महमूद के प्रचंड सवारों से हमें असावधान न रहना चाहिए। महमूद को मैं देख चुका हूं। वो साहसी एकाकी ही सोमनाथ पट्टन छद्म वेश में चला आया था, परंतु सर्वज्ञ की दृष्टि से छिपा नहीं। दुख इतना ही है कि मेरी तलवार से जीता बच गया। तो दुख क्या है कुमार? तुम्हारी शोभा तो उसे सम्मुख युद्ध में धराशायी करने में है। वो समय भी आ रहा है। काका जी, अब विचारना ये है कि कहाँ उससे मुठभेड़ की जाए। क्या हम सपाद लक्ष्य चलें या नांदोल, या उसे पाटन तक आने दें? चंद्र शर्मा ने कहा। कुमार, अब पहले तनिक भीतरी मामलों पर भी दृष्टि दो, तभी इस प्रश्न का हल मिल सकता है। पहले नांदोल की बात ही विचारो। विचारना क्या है? नांदोल का अनहिल राज तो हमारे मामा का बेटा है, संबंधी है, फिर पाटन का सामंत है, वल्लभदेव ने कहा। और यदि ऐसा ना हो? दामू मेहता ने तभी कक्ष में प्रवेश करते हुए कहा। सबने मेहता को और आश्चर्य से देखा। चंद्र शर्मा ने कहा, आओ दामू मेहता, हम तुम्हारी ही प्रतीक्षा कर रहे थे। पर तुम्हारे इस कथन का अभिप्राय क्या है? यही कि नांदोल के महाराज अनहिल राज पाटन की गद्दी के संबंधी और हितैषी नहीं है, सामंत भी नहीं है। वे केवल महाराज कुमार दुर्लभदेव के संबंधी हैं। ये कैसे दामू? महाराज, अभी तक तो हमें विदेशी शत्रुओं और पड़ोस के शत्रुओं से ही निपटना था। अब रक्त के शत्रुओं से निपटना उससे भी अधिक आवश्यक हो गया है। दामोदर, पहेली न बुझाओ, स्पष्ट कहो। तो महाराज स्पष्ट ही कहता हूं। राजधानी में गहरा षड्यंत्र चल रहा है, जिसका सारांश ये है कि महाराज को विष देकर मार डालने तथा आप और कुमार को बंदी करने की योजना बना ली गई है। आप यहां उपस्थित हैं, इसका भी पता शत्रुओं को चल गया है। किंतु वे शत्रु हैं कौन? महारानी दुर्लभ देवी, नांदोल के राजा अनहिलराज और जैनयति जिनदत्त सूरी। ये तुम क्या कह रहे हो मेहता? उनके सहायक हैं वीकण शाह, गुजरात के महामंत्री, और महाराज की नाक के बाल बालचंद खवास। परंतु इसका प्रमाण? मेरा वाक्य ही प्रमाण है महाराज। मैं अभी शत्रुओं के गुप्त षड्यंत्र को आंखों से देख कर आ रहा हूं। तब इसका उपाय? उपाय पीछे सोचा जाएगा। अभी जो बात चल रही है वही हो। तो नांदोल के अनहिल राज का विचार पाटन से विद्रोह करने का है? ये तो स्पष्ट है महाराज। वे सब मिलकर राजकुमार दुर्लभदेव को पाटन की गद्दी देने की सोच रहे हैं। तो सबसे प्रथम यही विषय विचारने योग्य है। नहीं महाराज, सबसे प्रथम विचारणीय बात यह है कि गजनी का अमीर, जो गुजरात को दलित करने आ रहा है, उसकी रोकथाम होनी चाहिए। वो किस प्रकार? इस प्रकार महाराज कि पाटन की उत्तर दिशा का दिक्पाल सिंधुपति हम्मुख देव, पश्चिम का अर्बुदरेश्वर और पूर्व में नांदोल सपाद लक्ष्य। पर तुम्हारे कथन से तो ये स्पष्ट है कि नांदोलपति अनहिल राज ने पाटन की सत्ता का त्याग कर दिया है, और अर्बुदेश्वर धुंधुकराज ने भी। अरे, ये कैसे? उसने मालवराज का आश्रय लिया है। किंतु मालवराज भोज तो आजकल वेद पाठ में है ना? हाँ महाराज, धुंधुकराज भी वही हैं। अरे, तो ये पाटन के विरुद्ध एक त्रिपुटी तैयार हो रही है। और उधर गजनी का महमूद दल बादल ले पाटन पर धंसा चला आ रहा है। और भी एक बात है। क्या? कृष्णदेव बाला प्रसाद के पास नांदोल गया है। तो इसका ये अर्थ है कि अर्बुदाचेल की राजधानी में राजा भी नहीं है, युवराज भी नहीं। ये तो असहनीय है। अर्बुदपति धुंधुकराज पाटन की सत्ता को अपमानित कर
गुजरात के चिरशत्रु भोजराज के आश्रय जाए और उसका पुत्र कृष्णदेव नांदोल के युवराज के पास रहकर पाटन के विरुद्ध तैयारी करे? अब रही सिंधुपति हम्मुगराज की बात, वो सीधी शमशेर से बात करता है। ये है महाराज पाटन के दिक्पालों की कथा। अब पाटन की कथा कहो दामू मेहता। महाराज, चामुंड राय के तो वही रंग ढंग है। आपके विरुद्ध ये षड्यंत्र तो हो ही रहा है और महाराज ने आपको बंदी करने का आदेश दे दिया है। भावी आपत्ति से वे सर्वथा बेखबर हैं। उधर रनवास में षड्यंत्र चल रहे हैं। सबसे प्रथम महाराज की प्राण रक्षा तो होनी ही चाहिए दामो, युवराज वल्लभ देव ने व्यग्र भाव से कहा। तो महाराज आप आज्ञा दीजिए कि महारानी दुर्लभ देवी को बंदी कर लिया जाए। विमल और तुम जैसा ठीक समझो उसी भांति महाराज की प्राण रक्षा की व्यवस्था करो, परंतु ये ध्यान रखो कि राज परिवार की बदनामी सर्वसाधारण में न होने पाए। तो महाराज आप निश्चिंत रहें, इस षड्यंत्र को विफल करने का प्रयत्न मैं कर लूंगा, परंतु महामंत्री विकर्ण शाह की जिम्मेवारी विमलदेव शाह अपने पर लें तो ठीक है। जैसे आप पाटन के भावी महाराज हैं, वैसे विमलदेव शाह पाटन के भावी महामंत्री हैं। ये तो ध्रुव है। विमलदेव ने कहा, मैं महामंत्री से निपट लूंगा मेहता। अब बाहर की बात कहो, पहले नांदोल। वहां मेरा पुरुष गया है, समय पर समाचार मिल जाएगा। ठीक। अर्बुद, वहां से भी आप निश्चिंत रहें, सब सूचनाएं मिल जाएंगी। तो अब रहे सिंधुराज और मालवराज भोज, सिंध पर अभियान करे कुमार भीमदेव। ये ठीक नहीं होगा। पहले अर्बुदेश्वर और नांदोल राज ठीक हों, तब तीनों की संयुक्त सैन्य लेकर। परंतु इधर गजनी का अमीर जो आ रहा है, उससे प्रथम ही तीनों दिशाओं में दिक्पालों की दृढ़ स्थापना हो जानी चाहिए। परंतु कैसे? कल्पना कीजिए कि मालवराज भोज और नांदोलपति अनहिलराज तथा धुंधुकराज की त्रिपुटी पाटन पर चढ़े तो भारी पड़े। फिर गजनी का दुर्दांत अमीर है, उसके लिए हमें अपनी शक्तियां सुरक्षित रखनी आवश्यक हैं। तब तो बहुत कुछ मालवराज के निर्णय पर निर्भर है। ऐसा ही है, तब मालव पर ही पहले अभियान हो। ये क्यों? अभी मालव में चर जाए। ये भी ठीक है, परंतु चर विद्वान, प्रतिभाशाली और राजनीतिपटु होना चाहिए। महाराज, मालवराज की सभा में जाने योग्य व्यक्ति पाटन में एक ही है, भस्मांक देव। तो दामू, भस्मांक को तुरंत मालव भेजो और ऐसा करो जिसमें अभी ये बाहरी कलह टले। पहले गजनी का अमीर और पीछे और कुछ। ऐसा ही होगा महाराज, परंतु आप भी अभी इसी क्षण यहां से प्रस्थान कीजिए। केवल एक प्रहर रात्रि शेष रह गई है। आपको सूर्योदय होने से पूर्व ही सिद्धिस्थल पहुंच जाना चाहिए। यहां हम और विमलदेव शाह सब ठीक ठाक कर लेंगे। आप राधनपुर में सैन्य संग्रह करना प्रारंभ कर दें, सिद्धिस्थल त्याग दें। अब दुर्लभ राय पर भरोसा नहीं किया जा सकता। तब हमारे अश्व मंगाओ दामो। सब लोग उठे। महाराज कुमार भीमदेव और वल्लभदेव अश्व पर सवार हो गुप्त मार्ग से वहां से चल दिए। उनके पीछे 2 अश्वारोही और चले। इसके बाद चंड शर्मा, दामोदर मेहता और विमलदेव अपने अपने पथ पर चले। अभी आप सुन रहे थे आचार्य चतुर्सेन शास्त्री के लिखे उपन्यास सोमनाथ के 33वें भाग कूटमंत्र को मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में। लीजिए सुनिए आचार्य चतुर्सेन शास्त्री के लिखे उपन्यास सोमनाथ के 34वें भाग भस्मांक देव को मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में। उस टूटती रात में सबके विदा हो जाने पर दामोदर मेहता अपनी घोड़ी पर सवार हो धीरे धीरे राजपथ पर अग्रसर हुए। इस समय उनके मस्तिष्क में 2 विचारधाराओं का संघर्ष हो रहा था। इधर अंतर्विग्रह से पाटन का राजतंत्र खंडित हो रहा है, उधर मालवराज पाटन का बहिसंरक्षण खंडित कर गज सैन्य पाटन पर लाने की अभिसंधि में है। तीसरे गजनी का ये दैत्य पाटन पर धंसा चला आ रहा है। जैसे भी हो, दोनों विनाश की योजनाओं को व्यर्थ करना होगा, वो भी बिना तलवार के। तलवार तो गजनी के सुल्तान के लिए ही सुरक्षित रखनी होगी। उन्होंने भस्मांक देव के आवास की ओर घोड़ी फेरी। नगर के बाहर धवल गृह के मार्ग पर भस्मांक देव का भव्य आवास था। ये आवास एक मनोरम उद्यान में था। भस्मांक देव गुर्जरेश्वर के राजमंत्री न होने पर भी राजमंत्री थे। वे राजपुत्रों के विद्यागुरु, परम तेजस्वी और विद्वान ब्राह्मण थे। पाटन में उनका मान और नाम राजा और प्रजा दोनों ही में बहुत था। राजकाज और राजनीति में ये ब्राह्मण राजपुरुष न होने पर भी सक्रिय भाग लेता था। कुमार भीमदेव को उन्होंने
सर्वशास्त्र निष्णात किया था और युवराज वल्लभदेव के ये व्यक्तिगत मंत्री समझे जाते थे। राजा राज्य और देश के गौरव के विरुद्ध कोई भी बात भस्मांक देव सहन नहीं कर सकते थे। इस ब्राह्मण की योजनाएं और क्रियाशक्ति अति समर्थ होती थीं। शास्त्रों के परम निष्णात पंडित होने के साथ भस्मांक देव शस्त्रों के समर्थ प्रयोक्ता, संगीत और साहित्य के मर्मज्ञ ज्ञाता और वृत्ति के अति सरल सात्विक पुरुष थे। भस्मांक देव के द्वार पर पहुंचकर दामोदर को सेवक द्वारा मालूम हुआ कि भस्मांक देव अपने अध्ययन कक्ष में हैं। सूचना पाते ही उन्होंने उसे बुला लिया। शिष्टाचार के बाद भस्मांक देव ने हंसकर कहा, ये क्या बात है दामू, पाटन की राजनीति तारों की छाह में चलती है। राजनीति और ज्ञान नीति दोनों ही तारों की छाह में चलें तो ठीक ही है। सूर्य के प्रकाश में तो उनकी गूढ़ता भंग होती है। तभी तो देव रात रात भर अध्ययन करते हैं। ये तो मेरी आदत है दामू, परंतु तुम कहो, देश देश के राजमंत्री जहां इस समय सुख की नींद में सो रहे हैं, ये पाटन का मंत्री कहाँ कहाँ भटक रहा है। क्या किया जाए, ये राजतंत्र है ही ऐसी आपत्ति। परंतु इस आपत्ति में राजमंत्री ही रात्रि जागरण करते हैं या राजा भी? राजा भी जागरण करते होंगे, वे दिन भर ऊँघते हैं, इसी से समझा जा सकता है। परंतु उनके जागरण के कारण तो दूसरे ही हैं। मध्य, संगीत और सौंदर्य। जी हाँ, तो मेहता कहो, मैं तुम्हारी क्या सेवा कर सकता हूं? मेरी नहीं देव, पाटन की। हाँ हाँ, पाटन की। पाटन में दामू मेहता के समान दूसरा कोई व्यक्ति है जिसे पाटन की प्रतिष्ठा का इतना विचार हो? क्यों नहीं, भस्मांक देव जो हैं। परंतु मेहता, राजा की तो ये दशा है। देव मूर्ति तो पत्थर की होती है। सारी चैतन्य सत्ता तो उसके पुजारी ही में है। पुजारी उसके भोग ऐश्वर्य का कर्ता धरता है। मैं तो राज्य का मंत्री हूं, केवल एक चाकर। परंतु आप राज्य के मंत्री ही नहीं, राज्य के मित्र हैं। इस समय पाटन पर संकट है, आपको उठना होगा। आपके अध्ययन में विघ्न पड़े तो पड़े, सो उसकी चिंता नहीं, पर मुझे करना क्या होगा? इस समय रनवास ही अंतःकलह का केंद्र बन रहा है। उधर अवंतीराज भोज इसी सुअवसर से लाभ उठाकर पाटन की रक्षा शक्ति को भंग करने के प्रयत्न में है। आप जानते ही हैं कि गजनी का सुल्तान गुजरात में धंसा चला आ रहा है। ऐसी दशा में पाटन के दिक्पाल यदि असावधान रहें तो पाटन का सर्वनाश है। चालुक्यों का युग युग का यश छिन्न छिन्न हो जाएगा। अर्बुतेश्वर धुंधुकराज और नांदोल का अनहिल्यराज दोनों ही मेदपाट में अवंतीपति के सानिध्य में बैठे पाटन के विनाश का ताना बाना बुन रहे हैं। जिन पर रक्षा का भार है वे शत्रु के सहायक हैं। उधर सिंधुपति खुल्लम खुल्ला स्वतंत्र घोषित हो रहा है। उसे उत्तर का दिक्पाल बिना नियुक्त किए गुर्जर भूमि तो बिना रखाए खेत के समान नष्ट हो जाएगी। परंतु देव, इस समय पाटन इन घरेलू शत्रुओं पर तलवार नहीं उठाना चाहता। तलवार तो गजनी के दैत्य के लिए सुरक्षित रहनी चाहिए। यह सत्य है, पर कहो मैं क्या करूं? आप मालव जाइए। मैं वहां क्या करूंगा? पाटन में दूसरा व्यक्ति ऐसा और नहीं जो मालव के पंडितों और वारांगनाओं के प्रपंच से बचकर आ सके। आप मालव की प्रकृति के जानकार हैं। मालव राजद्वार में आपका मान भी है, आप उससे लाभ उठाइए। मालवराज पाटन को विष दृष्टि से देखता है। सिंधु तक साम्राज्य विस्तार करने में पाटन ही उसकी बाधा है। उधर पाटन का वो अपराधी भी है। पाटन को उससे वैर लेना है, परंतु आज नहीं। आज तो उसे रोकना होगा। ये काम आप ही कर सकते हैं देव। धामो, ये काम तो तुम्हारे बूते का है। मैं ही जाता, पर मैं यदि आज पाटन छोड़ता हूं तो देव, सत्य जानिए, पाटन भी नहीं, पाटन के महाराज भी नहीं। इसलिए पाटन को मुझ पर छोड़िए, आप मालव जाइए। भस्मांक देव विचार में पड़ गए। दामोदर ने धीमे स्वर में कहा, आप तैलपराज की बहन मुंज की विधवा महारानी कुसुमवती को जानते हैं। वो भी आपको बहुत मानती हैं। तो इससे क्या, सब कुछ इसी में हो गया देव। वो बड़े तेज स्वभाव की स्त्री हैं। तैलपराज पर अपने हाथ से महाराज मुंज का शिरच्छेद किया था। ये अवंती का साधारण अपमान नहीं है। भोजराज इस अपमान को भूलकर इधर उधर ध्यान दे रहे हैं। आप कुसुमवती को उकसाइए, सारी राजसभा को उकसाइए और सारे मालव में आग लगा दीजिए और मालवराज को तैलपराज पर अभियान में पेल दीजिए। ये आप ही की सामर्थ्य है, दूसरे की नहीं। ये सुयोग भी अच्छा है। मालवराज अवंती से बाहर हैं, आपके काम में बाधा न होगी। भस्मांक देव ने गंभीर विचार करके कहा,
ठीक है मेहता, मैं जाऊंगा। तो ये महाराज की मुद्रिका है, आप अभी इसी क्षण प्रस्थान कर जाएं। एक क्षण भी हमारे लिए मूल्यवान है। ऐसा ही होगा, कहकर भस्मांक दे उठे। दामोदर भी उठे। 2 घड़ी बाद 2 अश्वारोही अवंती द्वार पर पहुंचे। एक द्वार के बाहर अवंती के मार्ग पर चला, दूसरा उस पर शुभ दृष्टि बिखेरता पीछे लौटा। प्राची दिशा उज्ज्वल हो रही थी। अभी आप सुन रहे थे आचार्य चतुर्सेन शास्त्री के लिखे उपन्यास सोमनाथ के 34वें भाग भस्मांक देव को मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में। लीजिए सुनिए आचार्य चतुर्सेन शास्त्री के लिखे उपन्यास सोमनाथ के 35वें भाग दामोदर की कूटनीति को मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में। श्री भस्मांक देव को नगर के अवंती द्वार से बाहर कर दामोदर पीछे लौटे। इसी समय आनंद ने सम्मुख आकर प्रणाम किया। दामोदर ने प्रसन्न होकर कहा, हो गया? जी। कुछ देर दामोदर कुछ सोचते रहे, फिर उन्होंने कहा, आनंद, सुनाए नांदोल में सैनिक तैयारियां बड़ी धूमधाम से हो रही हैं। इस समय यदि कोई शस्त्रों का सौदागर अच्छे शस्त्रास्त्र वहां जाकर बेचे तो लाभ ही लाभ है। महाराज, एक अच्छा सौदागर आज ही अपने साथ बहुत से शस्त्रास्त्र लेकर जाने वाला है। ये तो बहुत अच्छी बात है। वहां इस समय अर्बुद राजकुमार श्री कृष्ण प्रसाद देव भी विराजमान हैं। वे नांदोल के युवराज श्री बाला प्रसाद के परम मित्र हैं। दोनों मित्रों को शस्त्र विद्या का भी बड़ा शौक है। यदि वो गुणी उन्हें शस्त्र संचालन से प्रसन्न करके उन्हें अनुकूल कर ले तो भविष्य उसका बहुत उन्नत हो सकता है। पाटन राज्य की ओर से उसे प्रमाण पत्र दिया जा सकता है। सौदागर निश्चय ही इन दोनों राजकुमारों को अपनी अस्त्र विद्या से प्रसन्न कर लेगा। परंतु आनंद, नांदोल के राजकुमार और अर्बुदेश्वर के पाटवी दोनों ही परम रसिक हैं। वे गान वाद्य के भी बड़े प्रेमी हैं। यदि वो गुणी सौदागर संगीत का भी पारखी हुआ तो राजकुमारों का प्रिय अंतर्वासी बन सकता है। आनंद ने हंसकर कहा, महाराज, वो सौदागर ऐसा ही पटु और पारंगत है। तो आनंद, ये मुद्रा ले, तू प्रमाण पत्र तैयार करके सौदागर को दे। यही मुद्रा दिखाकर विमल शाह से जितना जी चाहे दम सौदागर को दिला दे। जो आज्ञा। आनंद नमस्कार करके चलता हुआ। इसी समय देवसेन ने सम्मुख आकर प्रणाम किया और कहा, महाराज, दोनों कब्जे में हैं। ठीक है देवसेन, मैं अब विश्राम करूंगा। तू जा विमल शाह के घर और उनसे कह कि महामंत्री वीकर्ण शाह पर कड़ी नजर रखें और उसके घर पर भी पहरा बैठा दे। देवसेन प्रणाम करके चला गया। दामोदर ने अपने आवास में जा विश्राम किया। अभी सूर्य की एकाधी किरण पूर्व दिशा में फूटी थी। अभी आप सुन रहे थे आचार्य चतुर्सेन शास्त्री के लिखे उपन्यास सोमनाथ के 35वें भाग दामोदर की कूटनीति को मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में।